हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। पानी बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक स्कीम की शुरुआत की है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो धान की फसल कम बोएं। सरकार का तर्क है कि इससे पानी बचेगा। विपक्ष इस मुद्दे को सियासी रंग देने में लगा है, जबकि किसानों की अपनी अलग राय है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी की समस्या जग जाहिर है। भारत के कई राज्य पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हरियाणा में भी भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम शुरू की है। स्कीम के तहत वैसे किसान जो धान की फसल नहीं उगाएंगे, उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके पीछे सरकार का तर्क है, ऐसा करने से पानी की बचत होगी और जल संकट खत्म होगा। कि मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी जमीर का जो पानी है वो भी विरासत है अपनी अगली पीढ़ी को देकर जाने के लिए। तो इस योजना के अंतर्गत एक योजना बनाई गई है किसानों के लिए कि हम इस सीजन में जो धान बोने वाले किसान हैं, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में जहां पानी की गहराई बहुत ज्यादा हो गई है, धान न बोएं। दरअसल नीति आयोग ने पिछले साल धान की फसल पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि इसकी खेती से पानी की बर्बादी हो रही है। हरियाणा के 36 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पिछले 12 सालों में भूजल स्तर में गिरावट दोगुनी हुई है। जहां पहले पानी की गहराई 20 मीटर थी, वो आज 40 मीटर हो गई है। इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद पानी की समस्या को दूर करना है। ऐसे 19 ब्लॉक आते हैं हरियाणा के जहां 40 मीटर से ज्यादा की गहराई है, लेकिन 11 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें धान नहीं होता है। सामान्यतया दक्षिण हरियाणा के वो ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पानी 40 मीटर से ज्यादा गहरा है और धान की वहां बिजाई होती है। ऐसे ही वो क्षेत्र भी इसमें शामिल किए हैं जहां पावर का जो हमारा लोड है, जो हम पंप हाउस लगाते हैं, उसकी जो हॉर्स पावर है 50 हॉर्स पावर से ऊपर, ऐसा जो क्षेत्र है वहां भी हम धान के ऐसे किसानों को आग्रह करते हैं कि उसमें धान, मैं ऐसा नहीं कहता कि मत बोएं, जितना पहले हम बुआई करते हैं उसका 50% इस बार हम धान बोएंगे। धान की जगह पर कम पानी से तैयार होने वाली फसलें जैसे मक्का, अरहर, उड़द, ग्वार, कपास, बाजरा, तिल और ग्रीष्म मूंग की बुआई करने की सलाह दी गई है। सरकार मक्का और दालों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। सरकार की स्कीम पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। अगर किसान धान की खेती करेगा तो उसके धान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा और किसान की सब सब्सिडी वापस ले ली जाएगी। खट्टर साहब, क्या जल बचाने का ये तरीका है कि किसान के पेट पर लात मारो, उसकी रोजी रोटी छीन लो? पिछले साल भी आप जल जीवन स्कीम 7 ब्लॉक्स के लिए लेकर आए थे, वो भी फेल हो गई। तो आज वाली स्कीम कैसे लागू होगी ये बताइए। आज किसान कोरोना महामारी और बेमौसमी बारिश से लड़ रहा है और आप हैं कि अब उसकी धान की फसल पर भी रोक लगा रहे हैं। कृपया करके किसान से ये घोर अन्याय बंद करिए और इस प्रकार के अन्यायपूर्ण निर्णय बंद करिए। खैर, विपक्ष का अपना तर्क है, अपनी मजबूरी है। जरा आपको सुनाते हैं किसान इस स्कीम को लेकर कितने आश्वस्त हैं और उनका कहना क्या है। ये अच्छी है, चलनी चाहिए ऐसी मुहिम जिससे जीवन को जो जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, उनके ऊपर सरकारें ध्यान दें। इनको पानी को जो हमारे देश में पोल्यूट किया जा रहा है और ख़त्म किया जा रहा है, इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। परंतु इस मुहिम से जो
किसानों के ऊपर इफेक्ट पड़ना है। सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए था। जो किसान हमारे इस एरिए में धान की फसल उगाते हैं, और अब वो कौन सी फसल उगाएं जिससे उन्हें जैसे कि धान में आमदन होती थी वैसे ही आमदन हो। सरकार ने रतिया ब्लॉक में धान की पाबंदी लगाकर किसानों के ऊपर कुठाराघात किया है। ये फैसला सरकार का बिल्कुल गलत है। धान का विकल्प पेश करना चाहिए था सरकार को। जितना धान में आमदनी होती है उससे ज्यादा आमदनी की गारंटी सरकार करती तो हमारे इलाके का किसान धान नहीं उगाएगा। मगर ऐन सीजन जब दूसरी फसलों का सीजन जा चुका है तो सरकार ने ये फैसला सुनाया। रतिया इलाका जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, घग्गर नदी का इलाका है, जहाँ पानी की कमी नहीं है, इस इलाके को क्यों चुना गया है? ये किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकता है। पक्ष विपक्ष के दावों से इतर अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक भारत में 90% पानी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में होता है। भारत में पानी की ज्यादातर खपत चावल और गन्ने जैसी फसलों में होती है। हरियाणा देश में टॉप 10 धान उत्पादकों में शामिल है और जल संकट के लिहाज से करीब आधा हरियाणा डार्क जोन में है। लेकिन समस्या सरकार की प्रोत्साहन राशि को लेकर है। हरियाणा में प्रति एकड़ औसतन 26 क्विंटल धान पैदा होता है, जबकि राज्य में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1835 रुपए प्रति क्विंटल है। मतलब कि 1 एकड़ में लगभग 47,000 रुपए का धान होता है, जबकि सरकार प्रति एकड़ सिर्फ 7,000 रुपए देने की बात कह रही है, जो 47,000 का आधा भी नहीं है। तो सवाल ये कि क्या इतनी राशि पर किसान मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त चर्चा करना कि सरकार ये जो मेरा पानी मेरी विरासत लेकर आई है स्कीम, इससे क्या होगा, इसके क्या फायदे क्या नुकसान, किसान इसको कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे, और कोरोना की महामारी के बीच जब हम जंग लड़ रहे हैं उस दौरान ये कितना एक्सेप्टेबल, कितना प्रैक्टिकल है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। योगेश कौशिक जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अमित नेहरा साहब वरिष्ठ पत्रकार, आजाद सिंह पवार साहब किसान नेता हैं, और अतर सिंह संधू साहब भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले पवार साहब जी, आपसे जानना चाहेंगे इस स्कीम को किस तरह से देख रहे हैं। ये तो सच है कि भूजल स्तर गिरा है, पानी की कई इलाकों में किल्लत है, ऐसे में सरकार जो ये रिक्वेस्ट, ये जो अपील कर रही है किसानों से, ये ठीक है? सरकार की अपील तो वाजिब है, लेकिन सवाल ये है कि केवल किसान ही क्यों करे, सरकार क्यों ना करे? सरकार किस माध्यम से, किस प्रकार से, किस तरीके की क्या बचत कर रही है? उद्योगों में कितना पानी प्रयोग होता है, कितना पानी उसको दोबारा रीचैनल करके और यूटिलाइज किया जाता है? सरकार ने हरियाणा के अंदर कितनी जगह ऐसे प्लांट लगाए हुए हैं कि जिसमें पानी को रिसर्कल करके यूटिलाइज किया जा रहा है। सवाल ये है कि केवल मतलब ये है कि किसान के पास तो केवल एक जरिया है, और रही सवाल ये है कि ये डिफरेंस की, पहली बात तो ये डिफरेंस की जो राशि है ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, और प्रैक्टिकली इसकी वो अभी ये जिसकी या अगर ये मिल गई तो दूसरी सब्सिडीज वगैरह दूसरी चीजें उसकी खत्म हो जाए, दूसरे बेनिफिट उसको खत्म होंगे। दूसरी बात ये है कंडीशन, ये जो सरकार है ने बयान तो दे दिया मुख्यमंत्री जी ने कि हम 7,000 रुपए देंगे, लेकिन उसके टर्म्स कंडीशंस इन प्रिंट है, ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो ऑफिस में आएंगे, ऑफिस वाले इम्प्लीमेंटर किस ढंग से करेंगे? ब्लैक एंड व्हाइट में अभी तक ना आपके पास होंगी ना मेरे पास है, फील्ड में आई नहीं है, ग्राउंड पे क्या आती है दैट इज टू सी, ये देखने की बात है। दूसरी बात है, तीसरी बात है, एक और विशेष बात मैं आपको बात बताता हूँ कि इंसेंटिव जो है ये सही है कि एक प्रयास है सरकार का, सकारात्मक प्रयास है, पानी की वाकई में कमी है। हरियाणा के अंदर जो टोटल रिक्वायरमेंट है 9.45 बिलियन क्यूसिक मीटर पानी जो है रिक्वायरमेंट है हरियाणा के अंदर, लेकिन हमारे पास है जो अवेलेबिलिटी है वो 8.62 है, और उसमें से भी
केवल 37% जो ग्राउंड वाटर है वो अच्छी क्वालिटी का है, यानी ऑलमोस्ट 1/3 पानी जो है। तो वी आर इन ए शॉर्ट, हम इसके 2/3 पानी की कमी में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें केवल सरकार कहते किसान सबसे ज्यादा प्रभावित तो किसान है, जो 100% किसान पानी के ऊपर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा कष्ट तो उसको, तकलीफ तो उसको है, वो तो खुद ही चाहता है इस बात को बचाना। ये सरकार मतलब ये है कि खाम खा का फिजूल की वाई के करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है इस बात का। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पानी की कमी है, हाँ बिल्कुल, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ वाहवाही लेना चाह रही है। वाहवाही ये लेना चाहिए कि कुछ करने तो नहीं जा रही ना सरकार है। पानी को रेक्टिफाई करके दोबारा यूटिलाइज करने का कोई प्लान नहीं सरकार के पास। एक बात सरकार मतलब ये है कि उद्योग में जो पानी यूज हो रहा है, जो पोल्यूटेड हो रहा है, उस पानी को मतलब ये है कि दोबारा ठीक करने के लिए किसके पास प्लांट है, किसको रीटेबल की जा रही है, रीचैनलाइज किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो ये डिफरेंस की राशि जी है, अभी अभी जो फिगर बताई थी 40 से 50 हजार की एक एकड़ में पैदावार की जो धान की बात है, तो और वो दूसरी तो उसमें दूसरी फसल भी तो होगी, बाजरे की आमतौर पर आमदनी है। तो ये गैप है 7,000 रुपए जो दिए, ये भी मतलब 15,000 रुपए मिनिमम, एक तो गैप है ये कवर करने के लिए मिनिमम 15,000 से 20,000 रुपए तक होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये इंश्योर करे सरकार है कि जिस तरीके से अभी आज ये पिछले साल हर साल होती है, आप उस टाइम पे प्रोक्योरमेंट के टाइम पे आप बुलाएंगे हमें, और ये पैनल में जो लोग बैठेंगे तो जरूर आएंगे कि मतलब ये है कि भाई ये जो किसान का क्या दुर्गति क्यों हो रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा देने के बावजूद भी बाजरे की परचेज के लिए 17 प्रकार की रेस्ट्रिक्शन होती है। इसमें दो बात है, एक तो कि ठीक है ये जरूरी कदम है, सरकार खरीद देगी अगर वो करेगी तो नहीं। इसमें जैसे दो चीजें हैं, एक तो कि ये कदम ठीक है लेकिन इसके साथ बाकी इंतजाम ठीक कर दिए जाए तो ये ठीक है, और दूसरा ये कि ये ठीक ही नहीं है। आपके हिसाब से ठीक है लेकिन इसके साथ बाकी चीजें जो है जरूरी, जो पॉइंट्स आपने गिनवाए वो सुनिश्चित कर दिया जाए तो ठीक है। कदम तो इसमें हो रहा है नहीं कि वह सकारात्मक है क्या नकारात्मक, इसको कह नहीं सकते, क्योंकि मतलब ये कि किसान को खुद पता है इस बात का तो कि वे पानी की कमी है। लेकिन बाध्यता जो करी है ना, एक तो ये लोग ये कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, इनमें आप धान नहीं लगाएंगे, ये सरकार किसी का अधिकार वो है छीन नहीं सकती। ये बिल्कुल कतई निर्णय गलत है और ना इसकी पालना होने वाली, और इसका विरोध होगा और होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, ठीक है। संधू साहब, ह्यूमन राइट पे भी के ऊपर भी सरकार ने घोषणा की भी 7,000 पर एकड़ हम किसान को देंगे अगर चावल की बिजाई नहीं करेगा तो। इससे बिल्कुल भी किसान सहमत नहीं है। पिछली बार भी 2019 और 20 में जो इन्होंने पिछली बार भी कहा था भाई जो चावल नहीं लगाया तो हम 2,000 पर एकड़ देंगे, वो पैसा किसानों को पिछली बार भी नहीं मिला। इन्होंने पोर्टल बनाने की बात की, पिछली बार भी पोर्टल नहीं बना पाए। 2-2 किलो ने बीज, मक्के का बीज भी किसानों को दिया था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार भी सरकार, किसान बिल्कुल सहमत नहीं इस बात से भी 7,000 पर एकड़ देके और वो मक्की की बिजाई करे। या तो सरकार ऑप्शन दे भाई, क्या उसको क्या और कुछ ऑप्शन दे सरकार, भाई मौसम चेंज है उसको ऑप्शन दिया जाए, ये फसल करो, इसका हम उसको खरीदेंगे। तो किसान बिल्कुल भी सहमत नहीं इस बात से, क्योंकि किसान को जो चावल की फसल से 50 या 60,000 रुपए का एकड़ का फसल आती है एक एकड़ में, और सिर्फ 7,000 से गुजारा नहीं होगा। दूसरी बात, जो मक्के की फसल है वो जनवरी फरवरी में बो जाती है। जनवरी तो में ऑप्शन दे रहे हैं मक्का, अरहर, उड़द, ग्वार, कपास, बाजरा, तिल और ग्रीष्म। सर जिस एरिया में चावल होता है, पहली बात तो वहां मक्का हो ही नहीं सकता, क्योंकि नील गाय इतनी है इस हरियाणा में, अब उस मक्के की फसल को सबसे ज्यादा खाती है वो लोग। या तो सरकार और नील गाय जो पशु है, जो जिसको हम रोज बोलते हैं, उन पर कार्रवाई करे सरकार, जब मक्के की फसल हरियाणा में हो सकती है। नहीं तो एक किलो भी मक्का नहीं होगा पूरे हरियाणा में, उस पर सरकार कार्रवाई करे। सरकार अरहर, इस पानी वाले एरिया में अरहर इतनी नहीं होती, पहले अरहर होती थी, आज से 10 साल पहले अब अरहर की ग्रोथ नहीं है ज्यादातर। जो अरहर में भी आप, अरहर में तो पानी बहुत कम चाहिए होता है, पानी थोड़ा ऊंचा, लेकिन ऊंची जगह पे, लेकिन अरहर में इतना एक एकड़ में को 50,000 की अरहर थोड़ा हो जाएगी। वो धान की राइस बेल्ट है कही जाती, और साउदर्न हरियाणा जो बेल्ट है वो तिल है, दलहन है,
की, ये बाजरा ज्वार पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से ऐसा है हाँ, ना? ओबियसली मतलब ये है कि वहां पर मतलब ये अंडरग्राउंड वाटर जो है मीठा है। इधर इन एरियाज में मतलब अंडरग्राउंड वाटर या तो मीठा नहीं है या पर बहुत ज्यादा दूरी पे गहराई पे, जैसे इन टिब्बा में रेतीली जमीनों में पानी अगर है तो कहीं 1000-1500 फुट के ऊपर नीचे जाके है, और वो भी अवेलेबिलिटी नहीं है, नीचे शायद पत्थर आ जाए। तो इसलिए मतलब ये है कि उसको बिल्कुल नारा साहब पवार साहब बात कर रहे थे, रिचार्ज का जो प्रयास है ना सरकार ने नहीं किया। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में। यूनाइटेड नेशंस तो कह रहा है 90% तो खाद्य और कृषि में लगता है। देखिए सरकार तो एक पॉलिसी है किसान को दबाने की, जैसे पूरी यूनाइटेड नेशन बीजेपी चला रही है। नहीं, मैं तो भारत भाई मैं मानता हूँ यूनाइटेड नेशन ऐसा बोला है, लेकिन खाद्य सिर्फ किसान के ऊपर क्यों सारे सवाल उठते हैं? किसान के ऊपर अगर सरकार ने एनपी करना हो लाखों करोड़ रुपया तो इंडस्ट्री का कर दे, उद्योगपतियों कर देते हैं। जब किसान के पैसे की बात होती है कर्ज किस वो किसान पे दबा जाता है। किसान एक ऐसी कौम है जो बेचारी शरीफ और गरीब है, जिसको पूरी तरह से दबा जा रहा है। 2007 में अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट अगर लागू कर देते ये तो कम से कम ज्यादा नहीं ज्यादा लोगों को 28 लाख करोड़ का अभी तक रिकवरी हो जाती है किसानों की। तो किसान के हालात को देख सरकार सूसा छोड़ देती है, जैसे इन्होंने अभी 7,000 रुपए का छोड़ दिया। इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है किसान। और किसान जो खेती हम करते आ रहे हैं, जो चावल की हम खेती जिस एरिया में हम करते आ रहे हैं, क्योंकि कई एरिया में बारिश ज्यादा होती है, तो ऐसा नहीं है वहां पानी की कमी है। ये तो उस एरिया में क्या हो, उस एरिया में दूसरी फसल तो हम लगा सकते। अरहर बहुत जल्दी पानी, थोड़ा पानी आते ही अरहर खराब हो जाती है। मक्के की फसल भी है, थोड़ा पानी अगर जुलाई में बारिश होगी जाकर के तो मक्के की फसल भी खराब हो जाएगी। और अरहर भी ऐसी फसल है बहुत जल्दी खराब हो जाती है। चावल एक ऐसी चीज है जिस एरिया में हरियाणा जैसे जिस एरिया को डायरेक्ट जोन मूंग तो लगाया जा सकता है। जी मूंग लगाया जा सकता है सर। मूंग इस एरिया में नहीं होती, मूंग होती है जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नालनौल, इसार एरिया में। करनाल, पानीपत, उत्तरी यमुनानगर में मूंग नहीं होती। वहाँ पानी अभी पानी जिस हिसाब से पानी है वहाँ बारिश के कारण पानी जो आता है उस हिसाब से मूंग की फसल भी नहीं हो पाती उस एरिया। मैं बीच में टोकूं, ठीक है, मैं बीच में टोकूं कि जहां जहां भी ट्यूबवेल एरिया होता चलेगा वहां से चना खत्म होता चलेगा। ये चना, मूंग, मोठ जो दलहन है ना, ये वहां से खत्म होता चलेगा। ठीक है। जहां भी ट्यूबवेल का पानी लग जाता है वहां चना होता ही नहीं, और ना मुझे लगता है वही सेम चीज है वहां। यही कारण है कि मतलब ये है कि जो मारू इलाका जो जिसको कह देते हैं, जो साउदर्न हरियाणा का, इसके अंदर अगर कहीं तो कुछ एरिया के अंदर चना होता है तो उसका केवल एक ही कारण है कि उसके अंदर ट्यूबवेल वगैरह का पानी नहीं लगा हुआ, और बरसात का पानी में चना हो जाता है थोड़ा पानी में। ठीक है, ठीक है। नेहरा साहब, वही धान वाला इलाके का है ये अब भाई बड़ा गंभीर सवाल है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि भूजल स्तर वैश्विक चिंता का विषय है कि वो गिरता जा रहा है, दूसरी तरफ किसान संगठन कह रहे हैं कि आप हर चीज किसानों पर ही थोप देते हैं। गौरव, हरियाणा में एक कहावत है, फंसी में गुग्गा दुखना, वो यहाँ भी होगी। अभी तो विरोध है, किसान विरोध कर रहे हैं, यूनियनें विरोध कर रही हैं, जागरूक कोई व्यक्ति वो विरोध करें इस बात का, लेकिन जब पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे वो? तो उसके लिए पहले योजना बनाई जाए तो अच्छी बात है और स्वागत योग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैंडेटरी नहीं किया हरियाणा सरकार ने, एक सलाह दी है कि आप अगर ऐसा कर लोगे तो अच्छी बात है। पानी जो है, भूजल जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं, वो किसी एक किसान की, किसी मेरे घर के नीचे जमीन है, मेरी बपोती नहीं है वो। अगर मैं बाग लगाऊं तो मेरे जो पेड़ है उसकी जड़ 6 फुट से ज्यादा नहीं जाती नीचे, और जो आम खेती है 1-1.5 फुट तक जड़ चली जाती है। उसके नीचे जो पानी है वो सभी की साझी विरासत है, और एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ वो पानी, वो हजारों साल का पानी है। तो पहले तो ये भूल जाइए कि ये पानी पे किसी एक व्यक्ति विशेष का हक है, ना उस पे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का हक है, ना किसी किसान का हक है, ना किसी सरकारी आदमी, देश की संपत्ति, वो देश की संपत्ति है, वो एक साझा विरासत है। तो इसको बचाना हमारा सबका सामूहिक दायित्व है, पहली बात। दूसरी बात, अगर बात आती है किसान की, किसान को अगर अपलिफ्ट करना है तो प्रगतिशील किसान बनाना होगा। ये धान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पूरी एक ओवरऑल उसकी मेंटेलिटी चेंज करने की बात है। आपको जमाने के साथ चलना होगा। वो बात छोड़ दीजिए कि हमारी जो सभ्यता है वो किसान के कारण पनपी है, लेकिन सभ्यता इतनी आगे चली गई कि किसान पीछे रह गया।
वजह क्या रही? जमाने के साथ नहीं बदला। आज भी अगर विकसित देशों की बात की जाए, अमेरिका की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, तो वहां जो किसानी है वो कोई प्रॉफिट का धंधा नहीं है। 1,000 एकड़ के किसान वहां मिलेंगे, लेकिन उनकी जो लाइफस्टाइल है वो ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी हो। कुल मिला के ये है कि किसानी कोई लाभ का धंधा नहीं रहा है। सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अच्छा कमा सकते हैं बजाय किसानी के। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, जब विपदा आती है कोई भी, मान लिया आपकी बात देख लें, तो सब चीज बंद होगी, लेकिन किसानी चालू है, किसानी ने बचाया है। किसानी और पशुपालन दो ऐसी चीज रही है ना, आपने पशुपालन का जिक्र किया। हाँ, तो किसानी को मजबूत करने के लिए मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मैं उसी पे आ रहा हूँ, इस तरह की चीजें जोड़ी जा सकती हैं। जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर है वो अपने को अपनानी ही पड़ेगी। अब अगर ये कहें आगे हम सरकार की बात नहीं मानेंगे, अब मैं कई तरह की चीजें सुन रहा हूँ, कैलकुलेशन भी सुन रहा हूँ, एक्सपर्ट्स की भी कैलकुलेशन है, लेकिन उसमें एक ये बात भूल जाते हैं कि जो धान वाली बेल्ट है वहां जो ठेका है जमीन का वो लगभग 50,000 रुपये सालाना है। तो आप उसको क्यों नहीं जोड़ रहे उस पे लागत में? तो 7,000 अगर सरकार दे रही है किसी और करने की, तो मुझे ये नहीं लगता है। किसान सम्मान निधि योजना भी है, 6,000 उसमें मिलते हैं किसान को। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि सरकार इसमें गलत है। सरकार ने एक राय दी है, अच्छी राय दी है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल पे आ जाएं आप। हरियाणा में 2 तरह की जमीनें हैं, एक तो सेम वाली हैं जहाँ पे सेम है, नदियां, नहरें हैं, नदियां हैं, उसका जो आसपास का इलाका पानी ऊंचा है वहां पे, तो वहां पे पानी खड़ा रहता है तो किसान लगा लेते हैं धान। और दूसरी है जहां पे पानी है ही नहीं, वहां तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, कुछ टाइम पहले स्प्रिंकलर का यहाँ पे चलन नहीं था, आज से 25-30 साल पहले, लेकिन लेके आना पड़ा किसानों को। जो बागड़ का एरिया है, भिवानी का कुछ एरिया आ गया, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, तो स्प्रिंकलर कामयाब है, उसमें कम पानी है। अब इजराइल की जो टेक्निक्स हैं तो वो अडॉप्ट हो रही हैं धीरे धीरे, टपका सिंचाई विधि वगैरह है, तो इस तरह की चीजें लानी पड़ेंगी हमें। और रही बात एक और, 3 साल पहले हरियाणा न्यूज पे, STV हरियाणा न्यूज पे एक डिबेट हुई थी, बड़ी मजेदार डिबेट थी, उसमें मैं भी शामिल था, शायद आपको ध्यान हो या ना हो। अनामिका ने होस्ट किया था उसको। उसमें यह था कि चरखी दादरी के पास एक गांव है चरखी। दादरी एक ड्राई एरिया है, लेकिन वहां एक नहर है छोटी सी, उसके कारण चरखी गांव में पानी का लेवल कुछ ऊंचा आ गया। तो चरखी में धान होता नहीं था, लेकिन पिछले 10-12 साल से धान होने लग गया वहां पे। उसका क्या हुआ कि कुछ व्यक्ति धान बो लेते और कुछ नहीं बोते। जो नहीं बोते उनके क्या होता कि जो साथ वाला जो पानी है जिन्हें धान बो रखा है वो उनकी फसल खराब कर देता। तो एक सामूहिक कलेक्टिव फैसला लिया पूरे गांव ने कि इस साल कोई धान नहीं बोएगा, क्योंकि उससे वो दूसरी फसलें नहीं होती, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और फसलें होने नहीं देती। तो कुछ दबंग लोग थे, एक परिवार, उसने जबरदस्ती करके धान बो लिया 25-30 एकड़ में, चूंकि पंचायती फैसला था। पंचायत हुई, बड़ी हुई, और उसने ये कहा मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, आप बोने से इनकार क्यों नहीं कर सकते। वो पूरा परिवार जो अड़ियल था, लेकिन गांव राम होता है, जनता जनार्दन होती है, उसको फैसला वापस लेना पड़ा, फसल उजाड़नी पड़ी और गांव के साथ चलना पड़ा। तो इस तरह की चीजें आएंगी, आने वाली हैं। इसमें सरकार कहीं नहीं थी उसमें। हालांकि उसने तो सरकार की तरफ देखा था उस किसान ने कि सरकार मेरी मदद करेगी, क्योंकि मैं अपनी जमीन का खुद मालिक हूं और मैं कुछ भी बो सकता हूं। कुछ समय पहले क्या हुआ था कि 60 जो फसल है चावल की, जो 60 दिन में होती है, वो पानी बहुत मांगती है, लेकिन हो जाती है 60 दिन में। तो उस पर एक्शन लिया सरकार ने, बोले भाई ये जून में बोई जाती है, मई की लास्ट में लगाना शुरू कर देते हैं, 2 महीने में हो जाती है। लेकिन जब पीक गर्मी होती है तो पानी इतना उसमें यूज होता था, तो 60 पे क्रिमिनल वो केस दर्ज करवाने शुरू कर दिए। अगर जो भी 60 पाएगी उसके खिलाफ हम क्रिमिनल केस दर्ज करेंगे। तो धीरे धीरे 60 बोनी बंद कर दी। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी, फोर्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि हमें ब्लेम गेम नहीं करना है। हमें क्या है कि इसके लिए एक ऐसी प्लान बनानी पड़ेगी। सरकार का ये दायित्व है कि जैसे इंस्टीट्यूट है, HAU है हरियाणा में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके जो वैज्ञानिक है
के साथ मिलके किसानों के प्रगतिशील जो क्लब हैं, किसान क्लब जिनको, हालांकि उसमें भी थोड़ा सा विवाद आ गया था, किसान क्लब भंग कर दिए थे, लेकिन नए सिरे से बनाने पड़ेंगे। और वो ऐसी योजना लेके आए, ऐसे बीज लेके आए, ऐसी चीजें लेके आए, जैसे यहाँ पे चर्चा हो रही थी, हम यहाँ स्टूडियो में बैठे तो बात कर लेते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो तो वो ही किसान बता पाएगा और वैज्ञानिक इसका समाधान करे, तब जाके इस समस्या का समाधान। कौशिक साहब, आपके हिसाब से ये जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को, प्रशासन को, किसान को, सबको मिलकर कलेक्टिवली इस पूरे सिस्टम में और भी बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां जिसको दुरुस्त करने की जरूरत सेम टाइम पे। देखिए, मुझे सबसे पहले तो मैं पैनल को मुबारकबाद दे रहा हूं कि आज जो हमारी डिबेट है वो एक क्रिएटिव और अच्छी दिशा में बढ़ रही है, और जिस हिसाब से नेहरा साहब ने एक्सप्लेन किया, ये साबित करता है कि वाकई ज़रूरत है, और हमारे दोनों पैनलिस्ट और भी ये मान रहे हैं कि हाँ, पानी की समस्या है। अब इसको हालांकि मैं अगर जोड़ने लगूं तो ये पवार साहब का कहना बिल्कुल ठीक है कि इंडस्ट्रीज में भी पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। अब समय एक ऐसा आ गया है कि कहीं ना कहीं हमें अपने एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो कि नेहरा साहब कह रहे हैं। हम एग्रीकल्चर में पीछे इसीलिए रह गए, वरना हम एक जमाना था, अगर हम पुरानी बात कर लें, 100 साल पहले की अगर बात कर लें, तो पूरी दुनिया का 23% जो जीडीपी था वो हमारा अपना होता था। मतलब पूरी दुनिया जितना कमा रही है उसका 23% हम कमाते थे, और वो किसानी की वजह से था। लेकिन वो हम क्यों पीछे रह गए, उसके पीछे यही वजह रही कि किसानी हमारी बहुत बड़ी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, बट उसमें टेक्नोलॉजी हमने इंप्रूव नहीं की, ठीक है। अब उस इंप्रूवमेंट के लिए, जैसे अभी उदाहरण दे रहे हैं, ये इजराइल एक छोटा सा देश है, उस छोटे से देश में वो बहुत कुछ कर जाते हैं, तो हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात में कि हम वहां से अगर कुछ सीख सकते हैं तो बेहतर कहीं से भी हो सीखिए, सीखना चाहिए हमें। तो अब मेरा मानना यह है कि देखिए, गवर्नमेंट, देश के कई राज्यों के कृषि मंत्री जाते रहे हैं वहां से अपने हरियाणा से भी कृषि मंत्री जाते रहे हैं। आप किसानी की बात कर रहे हैं, अरे जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं आपकी, ये भी तो 90% बाहर की टेक्नोलॉजी लेके आए हैं आप। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आज तक बेशक नहीं हुआ हो वहां से, पर टेक्नोलॉजी तो वहीं की लेके आए आप। क्या बुराई है इस चीज में कि अगर हमसे कोई अच्छा कर रहा है तो हम उससे सीख लें। अभी दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल आदमी तो पॉलिटिकल बात करेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि नंबर एक तो मुख्यमंत्री जी ने कंपेल नहीं किया किसी को कि आप ऐसा नहीं करेंगे। वो हालात अभी शायद नहीं आए होंगे, उन्हें लगता होगा अभी हालात ऐसे नहीं है। उन्होंने रिक्वेस्ट किए लोगों को कि भाई 50% हम अब करें तो बेहतर होगा सबके लिए, और जब उनके पास आंकड़े होंगे, आंकड़े हैं, तभी वो ये बात बोल रहे हैं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे एक अफसोस तो जरूर होता है इन सब बातों में कि जब भी कभी मार पड़ती है तो किसान पे और बेचारे मजदूर पे पड़ती है, जिसके लिए पवार साहब चिंतित हैं और हमारे संधू साहब चिंतित हैं कि उनको कैसे आप कंप्रोमाइज की जगह पे लाके बिठा सकते हैं ताकि उनका नुकसान भी ना हो, और अगर हो तो विन विन सिचुएशन सी नजर आए किसानों को भी और सरकार को भी, और अल्टीमेटली पूरे के पूरे स्टेट को भी। तो वो सिचुएशन के लिए क्या वो ब्लूप्रिंट तैयार होता है, कैसे वो वहां पे आते हैं, ये तो सारी चीजें बाद में भी होंगी। देखना, अगर ये कुछ और बोने के लिए अगर हाँ ना भी हो गई तो फिर बाद में वो जब बेचने के लिए जाएंगे, फिर आगे मंडी के लिए होगा, ये तो पॉलिटिकल मामले चलते रहेंगे लास्ट तक। लेकिन फिर भी ये तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं आज से ही हम ये शुरुआत करें कि भी एक सही दिशा में हमारा स्टेप कोई बढ़ जाए आगे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार जब लौट कर आएंगे तो इस चर्चा में दो चीजें समझने की कोशिश करेंगे। एक तो कि भाई फिलहाल जो सरकार ने कहा है उसमें और क्या क्या चीजें सरकार को सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि इस सिस्टम में वो चीजें दुरुस्त हो जाए ताकि किसान को प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना की बात देश में होती रही, पूरे देश की नदियों को जोड़ने का। क्या उनको अगर जोड़ दिया जाता अभी तक, या जोड़ दिया जाए, तो ये समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा रह जाता है, तो क्या वो जरूरी है? क्या हम और आप मिलकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं? क्या हमको वो करना चाहिए? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पवार साहब ने कही थी कि वाटर रिसाइकिल करके हम इस्तेमाल कितना कर पाते हैं, ये सब चर्चा करेंगे इस ब्रेक के उस पार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जो सरकार ने कहा है मेरा पानी मेरी विरासत, और अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कितना चिंता का विषय है और उस दिशा में सरकार जो काम कर रही है वो कितना जरूरी है। नेहरा साहब, डिबेट का ये हिस्सा आपसे शुरू करेंगे। नदियों को जोड़ने का की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हमेशा से इस देश में चर्चा रही। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए हम जानते हैं हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कंक्रीट जंगल बन गए, हमारे शहरों में पानी नहीं जा पाता है जमीन के नीचे, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। छत से कुछ लगा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, या वाटर रिसाइकल करना। क्या ये सब चीजें एक साथ पैरेलली करनी पड़ेंगी? किसान के ऊपर जो आप दबाव डाल रहे हैं वो तो है ही, उसके साथ ये भी करना पड़ेगा। आपने 3 मुद्दे उठाए हैं, नदियों को आपस में जोड़ना, वाटर रिचार्ज करना और वाटर रिसाइकल करना। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ये एक अच्छी महत्वाकांक्षी योजना थी कि नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं देखे गए हैं। पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारी नदियां आपस में जोड़ दी जाएं। सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। एक नदी का अपना एक सिस्टम होता है, दूसरी नदी का अपना सिस्टम होता है। दोनों को जोड़ने से वो दोनों का नाश हो जाएगा। तो ये एक व्यवहारिक योजना नहीं है, मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, अगर ये करना ही है तो SYL है, सतलुज यमुना लिंक, कम से कम उसको तो जोड़ दो, उसको तो कर लो, जो जुड़ी पड़ी है उसको तो ले आओ। बाद में तो देखी जाएगी। ये तो हम देख रहे हैं 1980 के दशक से ये मामला चल रहा है। तो ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है गौरव, इसको तो आप भूल जाइए। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि बाढ़ आती है, सूखा आता है, तो छोटे छोटे चेक डैम वगैरह, छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। मैं बड़े बांधों का वो ज्यादा पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि उनमें एक तो लागत बहुत ज्यादा है, दूसरी तबाही के भी वो निशानियां हैं। तो छोटे छोटे आप बना सकते हैं उसमें, तो दोनों चीजों का समाधान हो सकता है। दूसरी बात, रिचार्ज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये होती है खेतों में भी, क्या करते हैं किसान कई जगह जो प्रगतिशील है लेकिन बेचारों को पता नहीं, वो सीधा बोर कर देते हैं। जब बारिश आती है तो पानी सारा अड़ोस पड़ोस का वो सारा उसके अंदर चला जाता है। लेकिन दिक्कत क्या हुई है कि जो हरित क्रांति आई है, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें खेतों में इतना पेस्टिसाइड पड़ गया है और इतनी रासायनिक खाद पड़ गई है, वो सारी उस पानी में घुल के और वो डायरेक्ट इंजेक्ट हो रही है, वो बीच में कोई फिल्ट्रेशन नहीं है उसकी। तो उससे क्या होगा कि जो पहले जो साफ पानी है नीचे वो दूषित हो रहा है। तो इस पे भी देखना पड़ेगा कि इसको अच्छी तरीके से कैसे रिचार्ज किया जाए। आप डायरेक्ट अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो आप पूरे, लेकिन वो तो कई सैकड़ों मीटर अंदर है, फिर क्या हो गया? तो जो वो तो पाइप सीधा आपने कर दिया ना, एक छेद कर दिया, वो सीधा जाके गिर रहा है उसके अंदर, वो ठीक नहीं है। लेकिन जो नेचुरली पानी जाता है तो वो जमीन के थ्रू जाता, धीरे 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 फिल्टर होता चला जाता है। आप अगर उसको डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे, गलत है, ठीक है, वो तो सारी रासायनिक खाद और कीटनाशक उसके अंदर जाएंगे। ठीक है। रिसाइकल वाला जो है वो अगर तबीयत से किया जाए, तरीके से किया जाए, तो वो काफी हद तक ठीक है, क्योंकि उसमें पानी की शुद्धता बनी रहती है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिसके लिए सरकार को देखना होगा, किसानों को भी देखना होगा, नागरिकों को भी देखना होगा। संधू साहब कुछ कौन सा मॉडल अडॉप्ट करें। देखिए गौरव जी, अभी किसान भी जागरूक है। अभी किसान भी क्या करे, जैसे किसान ने भी पहले खाड़ होते थे खेतों में छोटे छोटे, किसानों ने भी पाइप दबा दिए, कम से कम पानी इस्तेमाल हो, पानी प्रॉपर खेत में जल्दी पहुंच जाए, उसकी वेस्टेज की किसान ही प्रयास कर रहा है। किसान ने भी ऐसे इक्विपमेंट बना रहे हैं आजकल जो खेत को एक बर की बाही में खेत का एक लेवल कर देता है, जिसमें जो हमारा पानी वेस्ट होता था, कई एकड़ में पानी जब एक एरिया में ज्यादा पानी चला था, एक में ऊंचा होता था, तो किसान भी प्रयास कर रहा है अपने जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उसको अच्छे इक्विपमेंट हो जिसमें पानी कम बर्बाद हो। अब सरकार की योजना से दादूपुर नलवी नहर का मामला था, जो अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर को रिचार्ज करता था, वो सरकार ने उस दादूपुर नलवी नहर को बंद कर दिया। सरकार अपनी योजनाएं जो सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ किसानों पे ध्यान दिया जा रहा है, किसान क्या कर रहा है, किसान को क्या करना चाहिए। क्या ये प्रीजुडिस है? पहले से आप लोगों ने दिमाग में बिठा के रखा है कि सरकार कुछ भी करे उसका विरोध ही करना है, सरकार जो करे वो गलत ही कर रही है। देखो, क्या ये ऐसा भी है? देखिए मेरी बात सुनो गौरव जी, मेरा काम सरकार का विरोध करना नहीं है। हम तो ये कहते हैं भाई, अगर किसानों को तुम, उद्योगपति को तुम सब्सिडी देते हो, 2004 से लेकर 2018 तक 50,000 करोड़ की तुमने टैक्स में छूट दे दी उद्योगपति को,
उसके बाद 2019 में 1,45,000 करोड़ की छूट तुमने उसमें फिर उद्योगपति को दे दी, टैक्स में छूट। किसान को तुम छूट कहां दे रहे हो ये बताओ ना। जब किसान की बात आती है छूट देने की, जब तुमने कितने लाख करोड़ रुपए एनपी कर दिया इन्होंने उद्योगपतियों का। जैसे मैं आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज और धान की खेती के बीच में ये कहां से आ रहा है? मेरी बात सुनो, किसान हर मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा कि क्या आप लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार कुछ भी कहे वो गलत ही होगा? सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार या तो किसी किसान को बीच में बिठाए कि आप जो योजना लागू कर रहे हैं उसमें किसान सहमत है कि नहीं। किसान ऊपर से छोड़ देती है, हेलीकॉप्टर छोड़ देती है किसान को, ऊपर इसको मानना पड़ेगा। तो किसान से भी तो पूछा ना उसकी दिक्कत क्या है, किसान को क्या करना पड़ेगा, अगली खेती कैसे करेगा किसान। किसान की कोई बात पूछ कर आज नहीं, सरकार अपने आप एक तुगलकी फरमान छोड़ देती है, वह किसान को ये करना पड़ेगा। अरे किसान जो खेती करता है उसको भी तुम बीच में बिठाओ, किसान आयोग बनाओ, उसके किसी आदमी को बीच में बिठाओ, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम्हें क्या दिक्कत आएगी, उसकी कोई सरकार बात नहीं करती। कौशिक साहब, ठीक है, ये सारी चीजें एक तरफ ये सब लोग मान रहे हैं, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो ये कह रहा है कि भाई ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला गया है, पानी बचाने की जरूरत है, उसमें से कोई असहमत नहीं है। लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है, जो सरकार चाहती है कि किसान ऐसा करें, उसका दूसरा पार्ट है, वहां सब खास तौर से किसान नेता हो या संधू साहब है, ये आशंकित है, सशंकित है कि सरकार जो चाहती है, जो कह रही है, वो पूरी ईमानदारी से ये सिस्टम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको लेकर ये लोग सशंकित हैं। ये बिल्कुल सही सशंकित हैं, क्योंकि इनका पुराना एक्सपीरियंस ऐसा ही है ना। आज तक का इतिहास ये कहता है, सरकार, मैं किसी सरकार की किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, बट सरकारों के ये इतिहास रहे हैं। दूसरे अभी संधू साहब कह रहे थे, देवीलाल जी के परिवार के तो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो तो अपने आप को किसान के मसीहा कहते हैं। अगर उन जैसे लोग भी सत्ता में बैठ के और सही सलाह नहीं दे सकते तो फिर आप किन से उम्मीद करेंगे? मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मैं ये उम्मीद करता हूं कि शायद उन्हें करना चाहिए। आपके सामने उदाहरण। अच्छा, उसके अलावा भी आप ये मत मान के चलो कि सरकार में किसान नहीं है। मेरे ख्याल में 40% लोग ऐसे हैं जो किसानी से ऊपर आए होंगे, शायद उससे ज्यादा भी हो। ठीक है, अब हाँ, उसके बाद अगली बात हम करते हैं कि जो हमारे एक माइंड सेट जो हमारा हो चुका है ना, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जब भी कभी बात करेंगे उस जमाने में ये था, उस जमाना बदल गया, ये हम मान के नहीं चलते हैं। जमाना बदलना ही पड़ेगा, ये हम मान के नहीं चलते हैं। अभी हमें जो हम बात कर रहे हैं, मैं किसान नहीं हूं, मुझे किसानी का बहुत कम पता है, लेकिन जब मुझे पता लगता है तो मैंने इसमें एक देखा, राजस्थान के अंदर कोई किसान है, वो ये कहता है कि मैं इजराइल से ट्रेनिंग लेके आया था, मेघवाल नाम है उसका, आप चाहे चेक कर लेना। वो कहता है मैं 6 एकड़ से 1 करोड़ रुपया कमाता हूं, और पानी के लिए उसने सारा का सारा अपना पौंड बनाए हुए हैं। और उसकी जो आप जमीन की जो बात कर रहे हो, उसमें वो कह रहा है कि मेरे को देख के पूरे के पूरे एरिया के अंदर सारे के सारे लगने लगे, और सरकार उसमें पैसे भी दे रही है, और सरकार की प्लानिंग है वहां राजस्थान में। तो ऐसी योजनाएं सरकार जब वहां तो लेके आई होगी, तभी वो कह रहे हैं, और उन्होंने दिखाई भी है। इस पे YouTube पे आप जाके चेक कर लेना चाहे। ऐसी ही योजनाओं के लिए आप सरकार से मिलकर बात करें, उनको आगे बढ़ाएं, तो कुछ मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ, क्रिएटिव और पॉजिटिव बात आएगी। और अगर हम टीवी पे बैठ के बुराई के खेलेंगे तो फिर तो उसमें मजा नहीं आएगा। आपने बिल्कुल, हम तो ये बार-बार अब लेकिन मैं सुनो, मैं किसान से सहमत हूं, मैं आपकी उस बात से भी सहमत हूं कि स्वामीनाथन इन्होंने नहीं लागू किया। अब फिर वहां पे बहस आ जाएगी, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, ये प्रॉब्लम थी, वो थी। ठीक को भूल के हमें आगे चलने पे ध्यान देना पड़ेगा। अब इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब भी इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाएगा लाखों करोड़ का एकदम पैकेज दिया जाएगा, अभी पैकेज आने वाले हैं, आप उम्मीद करो कि किसानों के लिए भी कोई बहुत अच्छा पैकेज आए। आप उम्मीद करो, या इसी जो अभी जो सरकार ने बातें की हैं, इनमें अपने प्रपोजल दो बैठ के कि जी नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब की बार आप 50% कह रहे हो, अब की बार हम 25% कम कर देते हैं, उससे अगली बार फिर कोशिश करेंगे 25%, आपका 50 का टारगेट पूरा करेंगे। तो जब तक किसान सरकार के ऊपर विश्वास करके उसे मिलके बैठ के बात करके अपना प्लान, कोई ब्लूप्रिंट नहीं देगा, किसान उसको भी समझ में आएगा। कौशिक जी, हम तो कह रहे हैं 52% किसान कर्जदार है पूरे देश में, ये सही है। एवरेज 1 लाख पर एक किसान पे आती है। भाई किसान का मुश्किल से अगर पूरे देश में देखे तो मुश्किल से 7 लाख करोड़ रुपए कर्ज है पूरे किसान पे। भाई जब तुम एक इंडस्ट्रीज को तुम 50 लाख करोड़ का तुम सब्सिडी दे सकते हो, उस पे टैक्स पे छूट दे सकते हो, तो किसान को देख लो एक बार, इसका कर्जा माफ भी कर दो। हमने तो अभी ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो जाएगा।
नहीं देख, किसान को जो फंसा हुआ किसान है, जो किसान कमजोर से बाहर आए किसान, हम किसान बात करते हैं, हम एक फायर फाइटिंग कोर्स क्यों करते हैं कि हमारा माफ कर दो। हम सरकार से तैयार हो जाए। अगर लड़ाई लड़नी थी, जो पहले भी बात चली थी, स्वामीनाथन की होती, जो किसान पानी की बात उसी टाइम छेड़ी होती है, हमारा पानी का या इक्विपमेंट का। आपने ठीक कहा। ठीक है पवार साहब देखो, मैं पैनल में वो सकारात्मक, मतलब मैंने शुरू में कहा कि कदम तो सकारात्मक है, लेकिन मतलब ये है कि ऊँट में के मुंह में जीरे वाले, यानी मतलब ये है कि ये अमाउंट जो है अट्रैक्टिव अमाउंट नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि परिस्थिति के अनुसार डालने की बात जो नेहरा साहब ने कही थी, ये बात है कि मैं कहता हूँ खूब डाला अपने आप को। एक उदाहरण मैं दिया था अभी कि भाई गन्ने की खेती के लिए स्पेशल मिलने लगी गन्ने की हालत को लेके, लेकिन पानी की उपलब्धता घटती गई और गन्ने की खेती अपने आप कम होती गई। वो तो परिस्थिति अपने आप को मजबूर कर देती है, और किसान ऐसा नहीं है कि चेंज करना नहीं चाहता, किसान चेंज करना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि मार्केट में कोऑपरेशन नहीं होता। यदि एक ट्रेडिशनल फसल से निकल के यदि जैसे फूलों की खेती है करना शुरू करता है किसान, बल्क में यदि कोई चीज मतलब ये वो लेता है, उसको केवल और केवल मात्र हमारे पास कादीपुर मंडी है। इसके सिवाय मतलब ये है कि आप हरियाणा भर में एक भी जगह सरकार इंश्योर करो कि फूलों की खेती करो, हम लेंगे, सरकार लेगी। सरकार के पैके में मतलब ये कि आप बागवानी करिए और बागवानी आपके ये सपोर्ट प्राइस हम देंगे। लेकिन मतलब ये है कि जैसे दाल है वो भी बाजार के भरोसे, यदि उसको किसान को जब तक बाजार के भरोसे छोड़ा जाएगा, जब तक किसान ये अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि ठाक एक ट्रेडिशनली एक पूरा का पूरा एरिया है गांव का, वहां पर सारा धान बोते हैं। मान लिया मैंने एक पॉकेट में अपनी दूसरी फसल चेंज कर दी, लेकिन पहली बात तो वो लगती नहीं, और दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर मतलब पशु जो पक्षियों का जो नुकसान है प्रकृति, उसी प्रकार का कीड़े कीटाणु का जो है वो सारा उसी के ऊपर आ जाएगा। तो वो प्रैक्टिकल दिक्कत है इन चीजों के लिए। मिक्स्ड क्रॉप क्या उगाया जा सकता है उस सेगमेंट में? उस सेगमेंट के अंदर क्रॉप तो जैसे धान वाली में पहले ये मूंग और बाजरा उगाया ही जाता था, और कपास उगाई जा सकती है। कपास भी मतलब ये है कि थोड़ी उसकी है और भाव ऊंचा रहता है, प्रोडक्शन लगभग मैच कर जाएगा। 10-15 हजार का जो गैप रहता है उसमें 7 हजार की बजाय सरकार 10-12 हजार का 10 हजार 15 हजार कर दे तो हो जाएगा। मतलब सोल्यूशन समाधान निकाला जा सकता है, समाधान में कोई बैठ के अगर बात सवाल केवल एक बात है कि पिटता कहाँ है, फेल कहाँ होता है सिस्टम। मैं फिर वही आपका ध्यान ये लेना चाहूंगा कि फेल यहाँ मार्केटिंग का आके होता है। सर यहाँ मार्केटिंग है, टोकरी लेके किसान मतलब ये एकड़ों की फसल के लिए फल है, उसके फूल हैं, टोकरी लेके यहाँ मार्केटिंग के लिए कैसे आ सकता है? सवाल ये है कि सरकार मतलब जिस प्रकार से सपोर्ट प्राइस पे चीजें करती है, सरकार इंश्योर करे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार इंश्योर करेंगे कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा और हम लेंगे, हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, हम आखिरी सेगमेंट में पहुंच गए हैं। इसमें आज मैं चाहता हूं कि सकारात्मक सुझाव जो भी इससे जुड़े हुए आप लोगों के हैं वो अगर आप लोग साझा करें। संधू साहब आपसे शुरू करेंगे। ठीक है, किसानों की जो कर्ज है वो माफ नहीं कर रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट के माफ कर रही है, लेकिन इस सेगमेंट में चाहता हूं कि सरकार अगर चाह रही है कि ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो, किसान अगर उसको अपनी विरासत समझे और जो सरकार चाह रही है वो करे, उसके लिए क्या प्रैक्टिकल सजेशंस हैं आपके? देखिए गौरव जी, सरकार को डिस्ट्रिक्ट वाइज ये देखना चाहिए किस डिस्ट्रिक्ट में जहां चावल की बुआई अब नहीं करना चाहते वहां क्या फसल हो सकती है। वहां जैसे नेहरा साहब ने कहा था कपास, नेहरा साहब ने कहा था कपास, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट अंबाला इन जिलों में कपास नहीं होती, तो उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को किसानों को समझाना पड़ेगा भाई इस एग्रीकल्चर एरिया में मतलब एरिया वाइज ये तय हो कि इन ऑप्शंस में से वहां क्या हो सकता है और वो किसानों को बताएं। उस हिसाब से अच्छे बीज उनको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे ताकि किसान को आसानी मिल सके, किसान को ये एक प्रैक्टिकल सजेशन है। अच्छा है, नेहरा साहब आपके हिसाब से अगर सरकार ये चाहती है सच में कि किसान ऐसा करे तो क्या प्रैक्टिकल सुझाव हैं आपके कि ये करे सरकार तो ये ठीक हो जाएगा? पहली बात तो एक ये है गौरव, जान और माल की हिफाजत करना सरकार की पहली जिम्मेवारी है। तो अभी आदर्श सिंह संधू ने एक बात कही थी, रोज का बड़ा दिक्कत है नील गाय की।
तो ये रोज रोज की नहीं, जो ये आवारा गाय, बछड़े, बैल, जितने भी पशु हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कम से कम सरकार की तरफ से किसान को ये एश्योरेंस मिलनी चाहिए कि ये ना हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखें कि वो किस चीज को खाते, किस चीज को नहीं खाते, वो टंटाई खत्म हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है, अभी पवार साहब ने एक बात कही गन्ने वाली, तो गन्ने वाली में मैं काफी हद तक सहमत हूँ, और थोड़ा सा मेरे एक उसमें अपनी तरफ से एक वो भी है, सजेशन भी है। एक बात अमूमन देखने को मिलती थी, पर्ची नहीं आई भाई, पर्ची नहीं आई। शायद आप इस बात से परिचित नहीं होंगे, पर्ची क्या चीज है। पर्ची वो है कि गन्ना मिल हर एक किसान को पर्ची भेजती थी कि आपके फला तारीख को हम लेंगे, तो उसके लिए सिफारिशें तक लगानी पड़ती थी गन्ना मिल में कि हमारी लो भाई, हमारी जो आज ऑनलाइन है, तो भ्रष्टाचार। तो सुनिए, तो उसमें क्या हुआ, एक दिक्कत ये होगी कि वहां पे जितने भी कोल्हू और क्रैशर थे किसानों के, तो जो उसका जो जोन होता है चीनी मिल का, वहां वो सरकार अलाउ नहीं करती भाई, आप गन्ना बहुत तो लोगे, लेकिन आपको सारा गन्ना मिल में देना पड़ेगा, आप अपने गन्ने का गुड़ नहीं बना सकते। तो वो एक बहुत बड़ा कारण रहा गन्ना होने। पानी एक सिर्फ एक कारक नहीं था, ठीक, ये पर्ची भी एक वो कारक था, प्रोक्योरमेंट सिस्टम। हाँ, तो सुनिए, तो भ्रष्टाचार इसमें उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें क्या है कि देखिए, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम बनाया भी था सरकार ने कि गन्ना मिल लगेगी, आपकी पर्ची आएगी, लेकिन भ्रष्टाचार फ्री भी होनी चाहिए सारी ऑनलाइन। हालांकि देखो, ऑनलाइन जो चीजें हैं सरकार ने किया था, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि हमारे किसान संगठनों ने उसका विरोध कर दिया। जो आड़ती वाला सिस्टम था, किसानों के डायरेक्ट आना था, उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है। जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, कम से कम होगा आदमी का हस्तक्षेप, वहां पे भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें मतलब सिस्टम में ये सुनिश्चित किया जाए कि फूलों की बात की पवार साहब ने, तो आपको ध्यान होगा गन्नौर में फूलों की मंडी सर, का माफी चाहूंगा, ये वाला पॉइंट अब फिलहाल इस डिस्कशन में नहीं ले पाएंगे, बहुत कम टाइम है। जल्दी से पवार साहब, क्या सुझाव है आपका? मेरा सुझाव तो यही है कि जो सेटबैक्स रहे हैं मार्केटिंग के अंदर, खरीद के अंदर, जैसे कि शुगर मिल के अंदर पर्ची की अभी गन्ने की बात आई, उसी प्रकार जो और सपोर्ट प्राइस में रहे हैं, यदि किसान को ये एश्योरेंस गारंटी मिल जाए कि उसका प्रोडक्ट जो वहां खेत में बोया जा रहा है उसको नेचुरल कैलेमिटी से सेफ्टी मिलेगी, पशु वगैरह से सेफ्टी मिलेगी, और प्रोक्योरमेंट के टाइम पे इजी परचेजर वहां मिल जाएगा, मतलब सिस्टम तो अनडिस्प्यूटेडली इट कैन बी चेंज्ड। ठीक है, इजीली। किसान इज आल्सो विलिंग। जो कई देशों में ये सिस्टम है कि सरकार बताती है आप ये बोइएगा, और वो सरकार वहीं से उनके खेत से उठाती है उनका वो सामान भी, और उसके बाद पैसे भी उनको ऑटोमेटिकली, और यहां तक भी होता है कि इस बार आप नहीं बोएंगे, उसके भी पैसे मिलते हैं। इसमें तो मैं एक बताना चाहूंगा, सरकार अगर ऐसी प्लान कर सकती है, जो कि कोई बड़ा काम नहीं है इनके लिए, अगर करे तो फिर किसान भी खुश रहेगा, सरकार भी खुश रहेगी, और एक बैलेंस बना रहेगा। वरना कई बार प्याज रोड पे फेंकनी पड़ती है, आलू रोड पे फेंकने पड़ते हैं, तो वो सिस्टम भी नहीं रहेगा, क्योंकि जितना सरकार का प्लान है उतने ही एरिया को बोलेगी बोलने के लिए, उतना ही आएगा। मैं सिर्फ छोटी बात, सिर्फ एक सेकंड की बात को, हमने लीलियम की, हमारा लड़के ने लीलियम की खेती कर दी, लीलियम के फूलों की। लीलियम की मतलब ये गुड़गांव के अंदर मार्केट कितना बड़ा है, फरीदाबाद गुड़गांव के अंदर दोनों सरे बोलिए मैंने पर्सनली, क्योंकि यहाँ छोटा बेटा रहता है, मैं उसके जल्दी से सर जोर लगाया, लेकिन कोई लीलियम को खरीदने वाला, कोई वो ये फूलों वाला दुकानदार तैयार नहीं हुआ। आखिरी में कादीपुर मंडी भेजने पड़ते थे, और मर्जी फिर आड़ती। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोजाम्बिक गए थे, जो अफ्रीकी देश है, और वहां जाके नरेंद्र मोदी ने मोजाम्बिक के किसानों से ये अपील की थी कि आप जितनी चाहे दालें बोएंगे, आपका एक एक दाना भारत खरीदेगा। क्या ये अपील भारत में नहीं हो सकती? क्या ये अपील हरियाणा में नहीं हो सकती? क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतने ही की इजाजत देता है, लेकिन ये चर्चा बहुत बड़ी हो सकती है, और जब भी किसानों की बात आती है तो बहुत सारी बातें रह जाती हैं जो चर्चा में छूट जाती हैं। लेकिन आप जरूर सोचिएगा, और सरकार के लिए भी आज बहुत सारे सुझाव हमने पूछे हैं अपने एक्सपर्ट से। उम्मीद करते हैं कि इन सुझावों को जगह मिलेगी और किसानों का भला होगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। थोड़ा बताओ।